मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 23, 24, 25 और 26 के बारे में। धारा जो 23 है वो बात करती है प्रत्यायोजन करने की शक्ति, पावर टू डेलीगेट, यानी प्रत्यायोजन शक्ति की किसे होती है, प्रत्यायोजन करने की शक्ति किसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे धारा 23 के अंतर्गत। धारा 3 की उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को उस शक्ति को छोड़कर जो धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन किसी प्राधिकरण का गठन करने के लिए हैं। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट जो अपनी जो शक्तियां हैं वो डेलीगेट कर सकती है, किसी अन्य को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन सी शक्ति को छोड़ के। एक तो जो शक्ति है वो धारा 3 में हमने धारा 3 की उपधारा 3 में केंद्र सरकार प्राधिकरण का गठन कर सकती है, तो प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति है, इसको प्रत्यायोजित नहीं कर सकती केंद्र सरकार। तो एक तो इसको छोड़कर और धारा 25 के अधीन नियम बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार की ही है। तो केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 25 को छोड़कर और धारा 3 की उपधारा 3 के अंदर केंद्र सरकार का जो प्राधिकरण गठन करने की शक्ति है, इन दोनों शक्तियों को छोड़कर केंद्र सरकार जो है वो ऑफिशियल गजट में अधिसूचना के द्वारा और ऐसी शर्तों निबंधनों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए अपनी शक्तियों को ट्रांसफ़र कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है, किसी अन्य जो है अन्य को दे सकती है। जो वो आवश्यक या समीचीन समझे किसी अधिकारी को ये पावर है जो अपनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर सकती है, राज्य सरकार को कर सकती है या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। तो धारा जो 23 है वो बात करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा और अपनी निबंधनों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के जो प्रावधान है उनके अधीन रहते हुए अपनी शक्तियाँ डेलीगेट कर सकती है। किसको कर सकती है? राज्य सरकार को कर सकती है, किसी प्राधिकरण को कर सकती है, किसी अधिकारी को अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इसके अपवाद भी इसी धारा में दिए गए हैं कि जो धारा 3 की उपधारा 3 के अंदर प्राधिकरण को गठित करने की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जो नियम बनाने की शक्ति धारा 25 में दी गई है अधिनियम के अंतर्गत, वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेलीगेट नहीं कर सकती। जबकि अन्य जो शक्तियाँ हैं जो इस अधिनियम के अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं वो सभी शक्तियाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेलीगेट कर सकती है, किसी अधिकारी को, राज्य सरकार को या किसी प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकेगी। अब हम बात करते हैं धारा 24 के बारे में। अन्य विधियों का क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट ऑफ अदर लॉज क्या होगा। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी नियमिति में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी हो गए। यानी इस अधिनियम के जो नियम है, प्रावधान हैं या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम या निकाले गए जो आदेश हैं, अगर वो किसी अन्य जो अधिनियम है उससे असंगत हैं, उनसे भिन्न हैं, तब भी ये जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो बनाए गए नियम जो आदेश हैं वो प्रिवेल करेंगे या लागू होंगे। जबकि अन्य अधिनियम में किसी अन्य बात के लिखे हुए भी इस अधिनियम के अधीन इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं, नियम हैं, आदेश हैं वो प्रभावी होंगे। तो धारा क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है इसलिए इस अधिनियम के जो नियम, निर्देश या आदेश या प्रावधान है उसको अन्य अधिनियमों के ऊपर प्राथमिकता दी गई है और इस अधिनियम के जो नियम, आदेश और प्रावधान है वो अन्य अधिनियम से अधिनियमित होंगे, अन्य अधिनियम के ऊपर वो प्रभावी होंगे। इसी प्रकार से धारा 2 के अंतर्गत जो बताया गया है कि जहाँ किसी कार्य या लोप से कोई ऐसा अपराध घटित होता है, यानी कोई ऐसा कार्य किया गया है या कोई ऐसा लोप किया गया है जिसकी वजह से इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध का गठन होता है और वो ऐसा अपराध इस अधिनियम के अधीन दंडनीय भी है, वहाँ ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी जो इस अधिनियम के अंतर्गत तो दंडनीय है ही सही, अपराधी है, वो अन्य किसी अधिनियम के अधीन भी, यानी अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन भी अगर वो व्यक्ति दंडित किया जा सकता है या अन्य अधिनियम के अधीन भी ऐसा व्यक्ति अपराधी है तो इस अधिनियम के अधीन दंडित किए जाने का भागी होगा। यानी कि
अन्य अधिनियम के अधीन, तो ऐसे व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन भी अपराधी है, दंडनीय है, और अन्य किसी अधिनियम के अधीन भी दंडनीय है, अपराधी है, तो ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दंडित नहीं किया जाएगा। उसको अन्य जो अधिनियम है जिसके तहत वो अपराधी है, तो उस अन्य अधिनियम के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से धारा 24 की उपधारा 2 में बता दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध किया है, तो इस अधिनियम की अंतर भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी वो दंडनीय है अब किसी अपराध का, और अन्य अधिनियम के अंतर्गत भी अगर वो इसी अपराध को उस दंडित किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत दंडित न किया जाकर उस अन्य अधिनियम के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से धारा 2 में बताया गया है। धारा जो है 24 की उपधारा 2 में बताया गया है, और 24 की उपधारा 1 में बताया गया था कि अगर इस अधिनियम के जो प्रावधान है, नियम है, आदेश है, वो अन्य अधिनियम से अगर असंगत है, तो वो इस अधिनियम के जो नियम आदेश हैं वो प्रभावी होंगे, न कि अन्य अधिनियम के। तो धारा 24 में हमने पढ़ा अन्य विधियों का प्रभाव। अब हम धारा 25 की बात करते हैं कि नियम बनाने की शक्ति। तो नियम बनाने की शक्ति किसकी है? वो केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार क्या करेगी? इस अधिनियम को सुचारू क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकती है। ये शक्ति दी गई है इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 25 में केंद्र सरकार को। यानी कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी केंद्र सरकार, और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकती है। विशिष्टताएं और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के उपबंध किया जा सकेगा। यानी किन किन विषयों पर या किन किन नियमों को बना सकती है, किन विषयों पर जो केंद्र सरकार है वो नियम बना सकती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उपधारा 2 में वो कौन कौन से विषय हैं? वे मानक जिनसे अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का धारा 7 के अधीन निस्सारण या उत्सर्जन नहीं किया जाएगा, तो वो मानक केंद्र सरकार के द्वारा नियमों के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं कि वो कौन कौन से मानक होंगे। उन मानकों से अधिक जैसा कि धारा 7 के अधीन निस्सारण या उत्सर्जन नहीं किया जा सकता, इस बारे में केंद्र सरकार नियम बना सकती है। खंड ख में बताया गया है कि वह प्रक्रिया जिसके अनुसार और वे रक्षोपाय जिसके अनुपालन में परिसंकटमय पदार्थों को धारा 8 के अधीन हटाला जाएगा या हथ लवाया जाएगा। यानी जो ऐसे परिसंकटमय हेजार्डियस जो सब्सटेंस होते हैं उनको किस प्रकार से उनका हैंडलिंग की जाएगी, जो धारा 8 में अधीन हथलाया जाएगा उनको, धारा 8 में जो बताया गया था। तो इस प्रकार से परिसंकटमय पदार्थों के हटालने के संबंध में केंद्र सरकार जो है उनकी हैंडलिंग के संबंध में नियम बना सकती है। अब जो खंड ग है उसमें बताया गया है कि वे प्राधिकरण या अधिकरण जिनको विहित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों के निस्सारण होने की या उसके होने की आशंका के तथ्य की सूचना दी जाएगी, और जिसको धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन सभी सहायता दिया जाना आबद्ध कर होगा। तो यहाँ पर ये निर्धारित किया जा सकता है नियम बनाकर कि वो कौन से प्राधिकरण होंगे या अभिकरण होंगे जिनको इस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण अगर कोई घटना घटित हो जाती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से लेके प्रदूषण से लेके, तो उस घटना की सूचना दी जाएगी या आशंका है कि पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, तो वो कौन से प्राधिकरण या अभिकरण या अधिकारी होंगे जिनको इस प्रकार की सूचना दी जाएगी। तो इस बारे में और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनको जो प्राधिकरण को जो सहायता देने का जो कार्य है वो इस प्रकार के जो कंपनी या कारखानों के जो भारत शासित अधिकारी है उसका होगा, तो वो किस प्रकार से होगा इस बारे में भी नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की है। खंड घ में दिया गया है कि वह रीति जिससे विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूने धारा 11 की उपधारा के अधीन लिए जाएंगे। यानी केंद्र सरकार नियम बना सकती है कि वो कौन सी प्रोसीजर होगी, वो कौन सा रीति का पालन किया जाएगा जिसके अनुसार जो जल, मृदा व अन्य पदार्थों के नमूने लिए जाएंगे धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन। वह प्रारूप जिसमें किसी नमूने का विश्लेषण कराने के आशय की सूचना धारा 11 की उपधारा 3 के खंड क के अधीन दी जाएगी। यानी वो कौन सा प्रारूप होगा, फॉर्मेट होगा जिसमें किसी नमूने का विश्लेषण कराने की आवश्यक आशय की सूचना दी जाएगी, तो इस बारे में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। और खंड च में बताया गया है कि पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कृत्य विश्लेषण या परीक्षण के लिए
वायु, जल, मृदा और अन्य पदार्थों के नमूने ऐसी प्रयोगशालाओं को भेजने की क्या प्रक्रिया होगी? कि जो आपने नमूने लिए हैं, जो सरकारी विश्लेषक है उसने जो नमूने लिए हैं उनको प्रयोगशालाओं में किस प्रकार से नमूने लिए जाएंगे, उनको किस प्रकार से प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, प्रयोगशाला रिपोर्ट का प्रारूप क्या होगा, ऐसी रिपोर्ट के लिए संदेह फीस क्या होगी, और धारा 12 की उपधारा 2 के अधीन अपने कृत्य करने के लिए प्रयोगशालाओं को समर्थ बनाने के लिए अन्य विषय जो भी होंगे वो भी केंद्र सरकार के द्वारा नियमों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, उनके बारे में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। इसी प्रकार से हम खंड 6 में बात करेंगे। धारा जो 25 की उपधारा 2 के खंड 6 में बताया गया है कि धारा 13 के अधीन वायु, जल, मृदा और अन्य पदार्थों के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए नियुक्त या मान्यता प्राप्त सरकारी जो विश्लेषक हैं उसकी योग्यता क्या होगी, अर्हता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसके बारे में भी जो केंद्र सरकार नियम बनाएगी। द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड और रिकॉग्नाइज, या तो ऐसे जो प्रयोगशाला विश्लेषक हैं उसको अपॉइंट किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, या उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइज मतलब उसको मान्यता दी जाएगी। तो इस प्रकार से जिसको मान्यता दी जाएगी सरकारी विश्लेषक को, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, या जो अपॉइंट किया गया है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या अर्हताएँ होंगी, इसके बारे में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। ज में बात की गई है, खंड ज में वह रीति जिससे अपराध को केंद्रीय सरकार को परिवाद करने के आशय की सूचना धारा 19 के खंड ख के अधीन दी जाएगी। वो कौन सी रीति होगी जी अपराध को केंद्रीय सरकार को परिवाद, यानी धारा 19 के खंड ख में जो बताया गया था कि वो एक जो व्यक्ति है वो भी अपराध के इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध होता है तो उसके अगेंस्ट में न्यायालय में परिवाद दायर कर सकता है, कोर्ट में परिवाद दायर कर सकता है। तो वो किस रीति से मतलब वो क्या रीति होगी, 60 दिन पहले केंद्र सरकार को या केंद्र सरकार के किसी प्राधिकरण को या किसी अधिकारी को जो इस नामित नियुक्त किया गया उसको सूचना देगा 60 दिन पहले जो कंप्लेंट दायर करने से पहले। तो वो किस रीति से केंद्र सरकार को सूचना देगा परिवाद दायर करने की, इस बारे में भी केंद्र सरकार जो है वो नियम बना सकती है। ये जो खंड ज में बताया गया है। और जो खंड झ है उसमें बताया गया है वह प्राधिकरण या अधिकारी जिसको रिपोर्ट, विवरणियाँ, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारी धारा 20 के अधीन दी जाएगी। वो कौन से प्राधिकरण या अधिकारी होंगे जिनको केंद्र सरकार या प्राधिकरण या अन्य अधिकारी की जो है वो सूचना दी जाएगी जब केंद्र सरकार डिमांड करेगी। विवरणियाँ, आंकड़े, लेखे और अन्य जानकारी जो धारा 20 के अधीन केंद्र सरकार के द्वारा मांगी जाती है वो किनको दी जाएगी, इस बारे में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। इसका जो खंड जे है उसमें कहा गया है एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए। केंद्र सरकार जो अन्य विषय पर भी जो उसको उपयुक्त लगता है नियम बना सकती है धारा 25 के अंतर्गत। तो नियम बनाने की शक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के सुचारू संचालन और कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के पास है, वो धारा 25 में हमने चर्चा की है उसके बारे में। अब धारा 26 बात करती है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना, यानी जो भी नियम इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे उन नियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात जैसे ही वो बनाया जाता है यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, यानी राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष, जब वो सत्र में हो, जब राज्यसभा लोकसभा सत्र में हो तब उनके समक्ष रखा जाएगा। कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यानी 30 दिन की अवधि के लिए प्रत्येक दोनों सदनों में उस नियम को रखा जाएगा जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। ये अवधि एक सत्र में या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, पूरी हो सकती है। यानी अगर मान लो 30 दिन एक सत्र में पूरे नहीं हो रहे हैं तो ये 2 सत्र में हो सकती है या 2 से अधिक सत्रों में भी ये अवधि हो सकती है, लेकिन 30 दिन की अवधि के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो नियम केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएं वो रखे जाएंगे। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व जो सत्र में 30 दिन के लिए रखा गया है उन नियमों को दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं कि साहब ये जो इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए हैं केंद्र सरकार में इसमें परिवर्तन होना चाहिए और उस परिवर्तन के लिए सहमत हो जाते हैं, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे। तो जो नियमों में संसद के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है और अगर संसद ने उन नियमों में परिवर्तन कर दिया है तो वो नियम जो संसद के द्वारा परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे।
यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह नियम निष्प्रभावी हो जाएगा। और किसी नियम के बारे में जो संसद के दोनों सदन हैं वो इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए था, तो वो नियम निष्प्रभावी हो जाएगा, वो नियम लागू नहीं होगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब नियम बना दिया और नियम जब संसद में रखा उससे पहले कोई उसके अधीन कोई कार्रवाई कर दी गई थी तो ऐसे कार्रवाई की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले जो कार्रवाइयाँ की जा चुकी है उस नियम के अंतर्गत वो मान्य होंगी, वैलिड होगी। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार जो भी नियम बनाएगी, धारा 26 बात करती है, उसको संसद के सामने रखा जाएगा 30 दिन के लिए, और 30 दिन चाहे सदन के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा संसद के, और वो 1 महीने की अवधि के लिए नियम रखे जाएंगे संसद में। और इस प्रकार की अवधि चाहे वो एक सत्र में पूरी हो या दो से अधिक अनुक्रमिक आने वाले सत्रों में पूरी हो। और अगर संसद किसी नियम के बारे में ये प्रावधान करती है कि उस नियम में परिवर्तन होना चाहिए तो वो नियम परिवर्तित फॉर्म में ही लागू होगा। और किसी नियम के बारे में संसद अगर ये बात पर सहमत होती है कि ये नियम लागू नहीं होना चाहिए तो वो नियम लागू नहीं होगा। और संसद बाकी अगर कुछ नियमों को लागू करने के बारे में अपनी सहमति प्रदान करती है तो वो नियम उसी रूप में प्रभावी होंगे, लागू होंगे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में धारा 23, 24, 25 व 26 के बारे में बात की और उनके बारे में हमने चर्चा की कि धारा जो 23 है, 24 है, 25, 26 है वो क्या प्रावधान करती है। इस प्रकार से हमने ये लास्ट वीडियो था दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो हमने इस प्रकार से कई वीडियो में दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि इस एक्ट में क्या क्या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या सख्तियां हैं, क्या क्या पेनल्टियां दी गई हैं अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी, कंपनी इन नियमों का, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसको क्या है। तो इस ये जो द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये भारत में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और इस प्रकार से एक इसने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में भारत में एक नई गति प्रदान की है। धन्यवाद।